गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। टुमारो वी विल डिस्कस वन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। सन लुक्स अ लिटिल बिफोर बाय एक्चुअल सनराइज एंड बाय अंटिल एन एक्चुअल सनसेट। सूर्य उगने से पहले ही आपको 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक आपको दिखता रहता है। उसी बेस में हमारी ये दूसरी एप्लीकेशन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। ऐसा कैसे होता है आप जानते हैं। वी नो वेरी वेल द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड अर्थ इज वेरी लार्ज एंड लाइट कमिंग फ्रॉम अ लार्जर डिस्टेंस। सन और स्टार्स और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कई लाइट ईयर्स में है, और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए स्टार से कोई लाइट आती है तो वो जब वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में आती है। अब वैक्यूम से जब एटमॉस्फेयर में आती है तो हम जानते हैं एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर होती हैं, अलग अलग लेयर होती हैं, और उन लेयर्स के डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, जिससे डेंसिटी भी बदलती है, साथ के साथ उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। तो लाइट जो आती है, जो स्टार से आती है, वो इन लेयर्स में से होकर जाती है, और इस लाइट की जो इमेज हमारी आईज पर बनती है, हमारी आईज की यानी रेटिना पर बनती है। जैसे मान लीजिए स्टार से कोई लाइट आई और इसकी इमेज यहां रेटिना पर बन गई, लेकिन स्टार की डेंसिटी बदलने की वजह से यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया। तो ये जो इसकी पोजीशन, जो इमेज की पोजीशन होगी रेटिना पर, वो भी अपनी पोजीशन को बदलती रहेगी। यानी रेटिना पर जो आपकी इमेज बननी चाहिए थी वो एक जगह ना बनकर थोड़ी थोड़ी अपनी शिफ्टिंग होती रहती है उसमें। तो फिर आपको ऐसा लगता है स्टार्स आर ट्विंकलिंग, हमें लगता है स्टार सीम्स टू बी ट्विंकलिंग। स्टार्स आप पे क्या कर रहे हैं? ट्विंकलिंग करते हैं। कोई भी इमेज जब तक वो रेटिना पर नहीं बनेगी आप उसे देख नहीं सकते। तो जब रेटिना पर बनेगी और उसकी भी पोजीशन लगातार टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, बदल रही है, तो ये स्टार्स आपको कैसे दिखाई देंगे? थोड़े से ट्विंकल करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक एप्लीकेशन थी। और दूसरी एप्लीकेशन है अपीयरेंस ऑफ द बॉटम टू बी रेज। किसी वाटर टैंक जो वाटर से फुल्ली फिल्ड हो, आप अगर उसका बॉटम देखें तो वो आपको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक वाटर टैंक है, फुल्ली फिल्ड विद लिक्विड। ये आपका फुल्ली फिल्ड विद वाटर है, ये इसमें फुल फिल्ड है। वाटर टैंक में जिस हाइट तक लिक्विड फिल्ड होगा उसे हम उसकी रियल डेप्थ कहेंगे। रियल डेप्थ h1, और ये इसका बॉटम है, ये इसका बॉटम है। बॉटम पर एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे हम, ये रहा O पॉइंट, और लाइट रे इस पॉइंट से जा रही है। ये देखिए, लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, मींस डेंसर से रेयरर में जा रही है। अब जाना चाहिए इस रे को इस तरह से, जाना चाहिए इस रे को इस तरह से। ये आपका नॉर्मल हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हटी है, ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हटी। और जब इन रेस को आप पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं ओडेस।
ये लाइट रे जब आपकी डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल से दूर हटी, और जब इन रेस को हमने दोनों रेस को पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमें ये लगा कि लाइट रे किस पॉइंट से आ रही है, ओ डैश से आ रही है, ओ डैश से आ रही है। तो ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी एपरेंट डेप्थ हो गई। इस एपरेंट डेप्थ आपकी होगी h2। तो जो बॉटम था जो ओ पॉइंट पे था रियल में, बट वो आपको दिखाई देगा भरा हुआ पानी का, वो आपको बॉटम दिखाई देगा ओ डैश पे। बहुत सिंपल सी नॉर्मल सा फिनोमेना है, हम देखते हैं। बेसिक रीजन इसका रिफ्रैक्शन है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी निकल के आता है, और वो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कल मैंने आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, n इक्वल्स टू c/v। आज भी हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये क्या है, ये रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो रेशियो है वो आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। n से लिखेंगे इसको। रियल डेप्थ आपने कितनी ली है, h1 ली है, और ये आपकी कितनी होगी, h2 होगी। यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका यूज हम लोग एक प्रैक्टिकल में करते हैं, इसलिए आपको ये चीज समझाई गई है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं, रिफ्रैक्शन की चौथी एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, देखिए आज आप इसको। हाँ जी, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, जैसे ये देखिए, ये आपकी एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब को हिंदी में कांच की सिल्ली भी कहते हैं। ये ग्लास स्लैब है PQRS, ये ग्लास स्लैब है। और ये आपकी एक इंसिडेंट रे है AB। ये आपकी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। अब जाना चाहिए इस रे को, इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाते हुए आई है, I1। ये नॉर्मल है आपका एक N1। और इस लाइट रे का ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका ओरिजिनल पाथ। ये इस रे का ओरिजिनल पाथ है। लेकिन लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है, लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है, यानी वो रेयर से डेंसर में आ रही है। और लाइट रे जब रेयर से डेंसर में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी, मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। AB आपकी कैसी रे थी, इंसिडेंट रे थी। ये कौन सी रे है आपकी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। अब ये रिफ्रैक्टेड रे दूसरे फेस PQ पर, एक और नॉर्मल यहां ड्रॉ कीजिए, N2। इस फेस पर यहां से ये मान लीजिए रिफ्रैक्टेड रे R1 एंगल बनाते हुए आई है। इस फेस पर मान लीजिए ये R2 एंगल से इंसिडेंट हो रही है। तो ये जाना इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं अब लाइट रे जो है वो ग्लास से एयर में जाएगी, और अगर लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी इस तरह से। और ये आपका एंगल I2 भी ले सकते हो, या इधर हम E भी लिख सकते हैं। E किस लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि इस रे को हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं।
इमर्जेंट रे। ए भी इंसिडेंट है, बी सी रिफ्लेक्टेड है और सी डी आपकी इमर्जेंट रे है। तो आप ये देख रहे हैं कि लाइट रे को तो इस तरह से डॉटेड लाइन से जाना चाहिए था, बट वो जा रही है इस तरह से, यानी ये थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेस्ड है, लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। यहां से जो लेट और ऊपर से ये और है, ये इंसिडेंट रे थी, ये इमर्जेंट रे थी, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल है। कैसी रे हैं ये? पैरेलल। और यहां से यहां तक इनके बीच में जो शिफ्ट आया है उसको अपन बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। अब इस पर बेस्ड हमारा प्रैक्टिकल भी है। अब प्रैक्टिकल में हम इसे कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम एक व्हाइट बोर्ड, एक हम बोर्ड मिलेगा हमको, एक हम व्हाइट शीट लेंगे, पिन की हेल्प से उसे व्हाइट शीट को हम उस पर क्लैंप कर देंगे। एक ग्लास स्लैब मिलेगी, ग्लास स्लैब लेके सबसे पहले चारों तरफ उसके एक आउटलाइन कर देंगे ताकि हमारी ग्लास स्लैब हमारी पोजीशन को छोड़कर, उस पोजीशन को छोड़कर ना जाए। फिर हम पेंसिल लेके हम एक एंगल गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि आप 40 डिग्री के लिए रिफ्लेक्शन को समझाइए, तो एक एंगल I1 आपको गिवन होगा 40 डिग्री, आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, वहां से एक 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे बनानी होगी एक, और स्टॉप पेन से इस पेपर को स्टॉप करके रखना होगा, हिलाना नहीं होगा पूरे पेपर को। यहां पर आप 2 आर्क पिन लगा के लगाएंगे यहां पर इस तरफ, इन पॉइंट पर, इस रे पर, इंसिडेंट रे पर, और जब देखेंगे ग्लास स्लैब से देखते हुए इसके दूसरे साइड पर 2 आर्क पिन और लगा देंगे। आर्क पिन लगाने का पैटर्न क्या होगा? आर्क पिन लगाने का पैटर्न ये होगा कि जैसे आपने यहां 2 आर्क पिन लगाई, 2 आर्क पिन आप यहां लगाएंगे, इसमें से देखते हुए इनकी सीध में, इनकी लाइन में 1-2 आर्क पिन और लगाएंगे। इस तरह से आर्क पिन लगाएंगे कि चौथी पिन को देखेंगे तो पीछे की तीनों में से कोई भी पिन दिखाई नहीं देगी, सब एक लाइन में आएंगी। जब सब एक लाइन में आएंगी तो सीधी सी बात है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और ये हमने एक्सपेरिमेंट सही किया है या गलत किया है, इसका हम डिटरमिनेशन कैसे करेंगे? इसका डिटरमिनेशन करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल I1, वही आपका इमर्जेंट एंगल, या तो से एंगल E लीजिए या एंगल I2। जितने एंगल से लाइट रे इंसिडेंट होगी, ठीक उतने ही एंगल से इमर्जेंट रे बाहर जाएगी। तो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों ही आपके आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। और ये प्रैक्टिकल में भी इसको बहुत ढंग से ऑब्जर्व क्लियरली आप इसे करेंगे। जब आप इसे करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी तो एक रफ रीडिंग के तौर पर आपको इसको समझाया जाए, ठीक है? ये लेटरल डिस्प्लेस हो गई है रे, जाना उसको इस तरह से चाहिए था लेकिन वो जा इस तरीके से रही है, थोड़ा सा पीछे हो गई, लेटरल शिफ्ट हो गई। ये इंसिडेंट रे का पैटर्न है, ये ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्लेक्शन है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी हमने रिफ्लेक्शन की आपसे 4 एप्लीकेशन को डिस्कस किया है, एक एप्लीकेशन और है, उसे भी डिस्कस करेंगे। फिर इस चैप्टर में आगे की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं, काफी अच्छा आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड नोट्स बनाइए, अपने वर्ड्स में बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाइए। ओके, दैट्स ऑल।